क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करने से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? क्या आप इन साइड इफेक्ट्स के बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं? हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी, पुणे। हमारे कई सारे पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट्स को लेकर काफी परेशान होते हैं। वे जानना चाहते हैं कि सर्जरी करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और इसलिए आज के हमारे वीडियो में हम हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होती क्या है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपके ही हेयर फॉलिकल आपके स्काल्प के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में इम्प्लांट किए जाते हैं। यानी कि डोनर एरिया से रेसिपिएंट एरिया मतलब बाल पैचेस पर इम्प्लांट किए जाते हैं। ये हेयर फॉलिकल ज्यादातर सिर के पीछे वाले हिस्से से या सिर के बाजू वाले हिस्से से लिए जाते हैं। ये प्रोसीजर बहुत ही एफिशिएंट और है, और इसमें काफी हद तक बालों की नेचुरल रीग्रोथ हो सकती है। देखिए, किसी भी सर्जरी या मेडिकल प्रोसीजर की तरह हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में भी कुछ रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में भी साइड इफेक्ट्स होने की पॉसिबिलिटी जरूर है। तो देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। इन साइड इफेक्ट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सर्जरी के दौरान और दूसरा है सर्जरी के बाद। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर एक लोकल एनेस्थेसिया के अंडर की जाती है। सर्जरी शुरू करने से पहले एक टेस्ट किया जाता है जिसमें पेशेंट एनेस्थेसिया के लिए एलर्जिक है या नहीं, ये देखा जाता है। अगर पेशेंट मेडिसिन से एलर्जिक है तो सर्जरी नहीं करवा सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये एलर्जिक रिएक्शन देर से दिखाई देते हैं। इनमें पेशेंट को पूरे बॉडी पर इचिंग हो सकता है, या बॉडी पर रैशेस आ सकते हैं, या पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, वोमिटिंग या गिडनेस भी फील हो सकता है। कभी कभी पेशेंट को सीवियर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन भी हो सकता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट या डेथ भी हो सकती है, जैसे कि मुंबई केस में हुआ था। लेकिन ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशंस है। रूटीनली अगर प्रिकॉशंस लिए गए हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं होते हैं। कई बार कुछ एंटीबायोटिक्स या एनाल्जेसिक्स से भी पेशेंट को रिएक्शन हो सकती है। सर्जरी के दौरान कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या एक्सेसिव ब्लीडिंग। कभी कभी रेसिपिएंट एरिया में ग्राफ्ट का डेंस पैकिंग करने से रेसिपिएंट साइट के एक्सेसिव डेप्थ की वजह से या एड्रेनालिन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से रेसिपिएंट एरिया में स्किन नेक्रोसिस भी हो सकता है। तो ये थे सर्जरी के दौरान होने वाले साइड इफेक्ट्स। आइए अब हम देखेंगे कि सर्जरी के बाद कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पहला और सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है इचिंग। ऑपरेशन के तुरंत बाद आप अपने स्काल्प पे इचिंग या खुजली महसूस कर सकते हैं, लेकिन चिंता न करें, यह आपके हीलिंग प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। यह बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है। यह इचिंग कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर आपको आपके सर को धोने के बारे में इंस्ट्रक्शन देंगे। वे आपको कौन सा शैम्पू कैसे लगाना है, क्या करना है, इन सब चीजों की सारी डिटेल्स देंगे। तो उनके इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप और टाइम पे फॉलो करना न भूलना। ध्यान रहे कि आप अपने सर को रगड़ रगड़ के स्क्रैच नहीं करें। ऐसा करने से आपके ग्राफ्स डैमेज हो सकते हैं। फिर कभी कभी कुछ पेशेंट्स स्काल्प में स्वेलिंग महसूस कर सकते हैं। ये स्वेलिंग हेयर लाइन से शुरू होता है और फोरहेड तक महसूस होता है। कभी कभी नाक या आंखों के आसपास भी स्वेलिंग हो सकता है। ये स्वेलिंग सर्जरी के बाद रेस्ट ना लेने से भी बढ़ सकता है। इस स्वेलिंग को
कम करने के लिए आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए, एफयूवी हेयर ट्रांसप्लांट में ये स्वेलिंग काफी कम होता है, लेकिन एफयूटी हेयर ट्रांसप्लांट में स्वेलिंग ज्यादा होता है। ये स्वेलिंग डेंजरस नहीं है, तो टेंशन मत लेना। ये स्वेलिंग एक हफ्ते के दौरान कम हो जाता है। फिर अगला साइड इफेक्ट है स्कैबिंग। देखिए, कभी कभी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जहां पर बाल इम्प्लांट किए गए हैं उस एरिया में स्कैबिंग हो सकता है। एफई और एफईटी हेयर ट्रांसप्लांट दोनों में ये स्कैबिंग हो सकता है। इससे आपके स्काल्प पर भी इचिंग हो सकता है, लेकिन आपको आपके स्काल्प को स्क्रैच नहीं करना है। इससे हीलिंग प्रोसेस डिले हो सकते हैं, और तो और इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है और ग्राफ्ट्स का सर्वाइवल रेट कम हो सकता है। लेकिन डोंट वरी, ज्यादातर ये 3 से 10 दिनों में ठीक होता है। एक इम्पोर्टेंट बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सर्जरी के 3 से 10 दिन के बाद जब ये स्कैब्स गिर जाते हैं तो उनके साथ कुछ बाल भी झड़ेंगे, लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसलिए बालों का झड़ते हुए देखकर डरना मत। अपने स्काल्प को क्लीन रखें। स्कैबिंग को अवॉइड करने के लिए सर्जरी के तुरंत बाद जो नॉर्मल सलाइन स्प्रे दिया जाता है उसे हर 30 मिनट या 1 घंटे में इस्तेमाल करें और स्काल्प को मॉइस्ट रखें। इससे आप स्कैबिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों, सर्जरी के दौरान आपके स्काल्प में छोटे छोटे इंसिजन किए जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ पेशेंट्स में ब्लीडिंग भी हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में डिसलॉज ग्राफ्ट के कारण भी कभी-कभी ब्लीडिंग हो सकता है, पर ध्यान रहे कि यह ब्लीडिंग एक्सेसिव नहीं हो। अगर आपको स्काल्प में ज्यादा ब्लीडिंग होता है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को तुरंत कांटेक्ट कीजिए। अगर आप ब्लड थिनिंग के लिए कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को यह बात सर्जरी के पहले ही बताएं। दोस्तों, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर में पेन अनअवॉइडेबल होता है, और क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें भी स्काल्प में पेन हो सकता है, दर्द महसूस हो सकता है। देखिए, इस प्रोसीजर के दौरान एनेस्थीसिया या सेडेटिव दिए जाते हैं, इसलिए आपको इस प्रोसीजर के दौरान कोई भी पेन महसूस नहीं होगा। लेकिन सर्जरी के बाद जब एनेस्थीसिया का असर कम होगा, आपको दर्द महसूस हो सकता है। अगर आपके स्काल्प में पेन होता है तो आपके डॉक्टर आपको पेन रिलीफ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा कभी-कभी स्काल्प पे नमनेस भी महसूस हो सकता है। यह नमनेस 4 हफ्तों से लेकर 3 महीने तक चला जाता है, इसलिए सब्र रखिए। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के 3 से 6 हफ्ते में आपके ट्रांसप्लांटेड और नॉन ट्रांसप्लांटेड बाल भी झड़ सकते हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं है। इसे शॉक लॉस या शेडिंग कहा जाता है। इस दौरान ट्रांसप्लांटेड हेयर का सिर्फ शाफ्ट ही झड़ता है। यह एक टेम्पररी फिनोमेना है। 3 महीने में आपके हेयर फॉलिकल्स फिर से बढ़ने लगते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ लोगों में सिस्ट्स हो सकते हैं जो पिंपल की तरह के क्लस्टर जैसे लगते हैं। इस कंडीशन को फॉलिकुलाइटिस कहा जाता है। कुछ लोगों में ये बहुत एग्रीवेटेड फॉर्म में दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। ये सिस्ट्स रेसिपिएंट एरिया में आते हैं जहां पर ग्राफ्ट इम्प्लांट किए जाते हैं। इनका साइज 2 से 3 मिलीमीटर तक होता है। कुछ सिंपल ट्रीटमेंट्स और मेडिकेशन के साथ इन्हें इजीली मैनेज किया जा सकता है। ये कुछ हफ्तों में अपने आप ही ठीक होकर गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए। कुछ रेयर केसेस में डोनर एरिया में छोटे छोटे डॉट्स या डार्क स्पॉट्स दिखने लगते हैं, जिसे हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन कहते हैं। अगर आपकी स्किन एक्ने स्कार्स के लिए प्रोन है तो आपको केलॉइड स्कार्स होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन हो जाना एक काफी सीरियस साइड इफेक्ट माना जाता है। अगर आपका क्लिनिक या सर्जन हाइजीन और स्ट्रिक्ट असेप्टिक कंडीशन का ध्यान नहीं रखता है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर
अगर आप ऑपरेशन के बाद नेसेसरी पोस्ट ऑफ केयर नहीं लेते हैं तो आपका स्काल्प इन्फेक्ट हो सकता है। यह इन्फेक्शन के रिस्क कम करने के लिए और अवॉइड करने के लिए आपके डॉक्टर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एंटीबायोटिक का एक छोटा कोर्स दे सकते हैं। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ महीनों में आपके बाल अच्छे से बढ़ते हैं और सब कुछ नॉर्मल और हेल्दी स्टैंडर्ड को लौटता है। तो ये थे हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट्स। ये साइड इफेक्ट्स मोर और लेस नॉर्मल होते हैं और सर्जरी का एक हिस्सा है, लेकिन कभी कभी साइड इफेक्ट्स थोड़े और सीरियस हो सकते हैं। इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऐसा न होने के लिए मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। आपके सर्जन का एक्सपीरियंस, आपने चुने हुए क्लिनिक के स्टाफ का ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, और आपके क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर। एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए इन फैक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, जिससे ये सारे साइड इफेक्ट भी कम हो सकते हैं। देखिए, एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक अच्छा और एक्सपीरियंस सर्जन चुनना बहुत जरूरी है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक मेटिकुलस और लंबी प्रोसेस है और इसलिए इस सर्जरी के लिए पेशेंस, स्किल, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। एक एक्सपीरियंस सर्जन आपकी सर्जरी हैंडल कर सकते हैं। वे सर्जरी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस या कुछ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ट्रेंड रहते हैं। एक वेल इक्विप्ड क्लिनिक भी कोई भी सिचुएशन हैंडल करने के लिए इक्विप रहता है। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही क्लिनिक और सही सर्जन चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई बार हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान हाइजीन मेंटेन ना करने से आपके स्काल्प में इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ऐसे इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए और एक हाइजीनिक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्लिनिक में वेल ट्रेन्ड स्टाफ का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हाइजीनिक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक साफ और सैनिटाइज ऑपरेशन थिएटर की आवश्यकता होती है, जिससे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इन फैक्टर्स को जरूर कंसीडर कीजिए और अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही सर्जन और क्लिनिक चुनिए। इसके साथ हेयर ट्रांसप्लांट करते समय आपके सर्जन को प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर की इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है। उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऐसा न करने से साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस और बढ़ सकते हैं। मैं आशा रखता हूं कि आपको इस वीडियो से हेयर ट्रांसप्लांट और उसके साइड इफेक्ट के बारे में मनचाही इंफॉर्मेशन मिली हो। अगर आपके और कोई भी सवाल है तो बेझिझक हमारी वेबसाइट www.hairmdindia.com पर पूछिए। मैं और मेरी टीम आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। यह एक एजुकेशनल वीडियो है, इसलिए कोई भी प्रोसीजर करने से पहले या दवाइयां लेने से पहले आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्वेलिंग, स्कैबिंग, इचिंग जैसे इफेक्ट ज्यादातर सारे पेशेंट में दिखाई देते हैं। ये नॉर्मल है, लेकिन आपको आपके हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक ऐसा सर्जन और क्लिनिक चुनना है जो आपको ऐसे सिचुएशन में ठीक तरह से गाइड कर सके। और तो आपको ऐसा क्लिनिक चुनना है जो वो सारे प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स ले, ताकि आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो या सीरियस साइड इफेक्ट ना हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन हुआ तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट भी स्पॉइल हो सकता है। सो क्लिनिक और सर्जन ठीक से चुनिए। सारे प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो कीजिए। आपका हेयर ट्रांसप्लांट जरूर सक्सेसफुल होगा। साइड इफेक्ट्स को लेकर टेंशन मत लेना, सब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।